हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पूस की रात। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह पिंड तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे घूमकर बोली, थोड़े ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल होने पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू सोच में पड़ गया, वैसे ही खड़ा रहा। पूस का महीना सिर पर आ गया था, कंबल के बिना खेत में रात वो कैसे काटेगा। मगर सहना मानेगा नहीं, बातें तो सुनाएगा, गालियां देगा। ठंड में मरेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम शरीर लिए पत्नी के पास आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, पिंड तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उससे दूर हट गई और आंखें दिखाती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो, कौन सा उपाय करोगे। कोई दान में दे देगा कंबल, ना जाने कर्ज की कितनी रकम बाकी है जो पूरी ही नहीं होती। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम करो, फसल हो तो उसे दूसरे को दे दो। बाकी कर्ज चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती किस काम की। मैं रुपए नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस शब्द में जो कड़वा सच था, वह मानो एक खूंखार जानवर की तरह उसे घूर रहा था। उसने जाकर रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब खेती, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना दिल निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर कंबल के लिए रुपए जमा किए थे, वह भी आज खर्च होने वाले थे। एक एक कदम के साथ उसका मन अपनी गरीबी के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए लग रहे थे। हल्कू अपने खेत के किनारे गन्ने के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के बिस्तर पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। बिस्तर के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों के गर्दन के पास सिकुड़ते हुए कहा, क्यों जबरा, ठंड लग रही है। मैंने कहा तो था घर में घास पर लेटा रहो, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब पड़े रहो ठंड में। मैं क्या करूं, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, इसलिए दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब नानी को याद करके रो। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूं कूं को लंबी करता हुआ एक बार उबासी लेकर चुप हो गया। उसने समझ लिया था कि मेरे मालिक को मेरी कूं कूं से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये हवा ना जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। जरा उठकर एक हुक्का भरता हूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 हुक्का पी चुका, खेती करने का मजा तो चखना ही पड़ेगा ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अगर ठंड जाए तो गर्मी से घबराकर भाग जाए। उनके पास ये मोटे मोटे गद्दे, चादर, कंबल हैं। मजाल है ठंड वहां टिक पाए। तकदीर भी क्या खूब चीज है, मजदूरी हम करें और मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर हुक्का भरा।
जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने उक्का पीते हुए कहा, पिएगा? ठंड तो नहीं जाएगी, लेकिन जरा मन बदल जाएगा। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू बोला, आज ठंड सह ले, कल से मैं यहाँ घास बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब ठंड नहीं लगेगी। जबरा ने अपने पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस का एहसास हुआ। हुक्का पीकर हल्कू फिर लेटा और फैसला करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब की बार सो जाऊंगा। पर एक ही पल में उसका दिल धड़कने लगा। वो कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर ठंड किसी भूत की तरह उसकी छाती को दबाए हुई थी। जब उससे किसी तरह ना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के शरीर से ना जाने कैसी बदबू आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो ना जाने कितने महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यही स्वर्ग है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। अपने किसी जिगरी दोस्त या भाई को भी वह इतनी फुर्ती से गले लगाता था। वह अपनी गरीबी से दुखी नहीं था, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी दोस्ती ने जैसे उसकी आत्मा के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका रोम रोम रोशनी से चमक रहा था। अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। इस खास प्रेम ने उसमें एक नई उमंग पैदा कर दी थी। वह झपटकर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया, पर वह उसके पास नहीं आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़कर भौंकता रहा। एक पल के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता हुआ चला जाता। उसकी ड्यूटी उसके दिल में अरमान की तरह ही उछल रही थी। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने ठंड को और बढ़ाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे सारा खून जम गया हो। नसों में खून की जगह बर्फ बह रही थी। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है? बाप रे, बहुत बाकी है। हल्कू के खेत के पास आमों का एक बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बगीचे में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोर लेता हूं और फिर उन्हें जलाकर हाथ सेक लूंगा। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखेगा तो समझेगा कि भूत है। कौन जाने, कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो इस ठिठुरती ठंड में ऐसे और बैठा नहीं जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में जलता हुआ गोबर का टुकड़ा लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रह जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर लाएं, तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो बहुत रात बाकी है, जबरा ने कूं कूं करके कहा। हाँ, और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में बहुत अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे में बेरहम हवा पत्तियों को कुचलती हुई चली जा रही थी। पेड़ों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। अचानक हवा का झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी खुशबू आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसी में मगन था। हल्कू पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी ही देर में पत्तियों का ढेर लग गया। उसके हाथ ठिठुर रहे थे। वो नंगे पांव था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर गल जाएंगे। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी आग में वह ठंड को जलाकर भस्म करने की राह देख रहा था। थोड़ी देर में आग जल गई। उसकी लौ ऊपर वाले पेड़ की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस जलती बुझती रोशनी में बगीचे के बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे
मानो उस गहरे अंधकार को अपने सिर पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत समुद्र में यह रोशनी एक नौका के समान हिलती मचलती हुई लग रही थी। हल्कू आग के सामने बैठा हाथ सेक रहा था। उसने चादर उतारकर बगल में दबाया और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो कि तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर जीत हासिल कर वो इस गर्व को दिल में छुपाना नहीं जानता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है ना? जब्बर ने कूकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी। पहले यह उपाय सूझ जाता तो हम इतनी ठंड क्यों सहते। जब्बर ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस आग को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा दारू नहीं करूंगा। जब्बर ने उस आग की ओर डरी हुई आंखों से देखा। मुन्नी को कल मत बता देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस आग के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर कोई बात नहीं। जबरा आग के पास पास घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऐसे नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और आग के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छाने लगा। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जल उठती थी, पर एक पल में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही थी उसे आलस दबा लेता था। जबरा जोर से भौंकता हुआ खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा लगा कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। वो उन्हें नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है। अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, लेकिन उसके पास नहीं आया। फिर खेत से चरने की आहट आई। हल्कू को अपनी जगह से हिलना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। इस ठिठुरती ठंड में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वह अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जबरा को और जोर से आवाज लगाई। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार थी। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश कर देते थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर अचानक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंका सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए आग के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडे शरीर को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ रहा था। नील गाय खेत का सफाया कर रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा था। आलस और सुस्ती ने रस्सियों की तरह उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ होने से भी क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा है और जबरा नीचे चित्त लेटा था, मानो उसमें जान ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई थी, पर हल्कू खुश था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी करके पेट भरना पड़ेगा। हल्कू ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा।
इस कहानी की सीख। मुंशी प्रेमचंद जी ने यहाँ किसानों की गरीबी और दशा के बारे में बताया है। किसानों को अपना फसल बचाने के लिए रात भर खेत में पहरा देना पड़ता था और ठंड की उस रात ने हल्कू के लिए ये काम और भी मुश्किल कर दिया था। ठंड से बचने के लिए उसके पास एक कंबल तक नहीं था। अपनी ठंड कम करने के लिए वो अपने कुत्ते तक को खुद के गले लगा लेता है कि शायद कुछ ठंड कम हो जाए। कड़ाके की ठंड ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि वो अपने खेत तक के जानवरों से नहीं बचा सका। अंत में उसे अपनी फसल खराब होने का बिल्कुल दुख नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि अब उसे ठिठुरती हुई रात में खेत में पहरा नहीं देना पड़ेगा।